बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आर्टिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बयान करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस कंसेप्ट को देखते हैं। आपने इस चैप्टर के अंदर स्टडी किया है चार्जेस को। आपने ये भी बताया कि चार्जेस के अराउंड क्या होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। फिर आपने बात की थी कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि जो आपके पास लाइंस होती हैं वो इंफॉर्मेशन देती हैं। इंफॉर्मेशन देती हैं किसके बारे में? मैग्नीट्यूड की, इंटेंसिटी के बारे में, और उसकी डायरेक्शन को क्या करते हैं? विजुलाइज करती हैं। कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास। आज आपने बात करनी है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपने मेजरमेंट करनी है किसी भी सर्टेन एरिया में से जब वो क्या करेंगी? पास करेंगी। और इसी चीज को आप नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। सबसे पहले वो कहता है कि फ्लक्स इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स टू फ्लो। फ्लक्स जो आपके पास है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है? टू फ्लो। जिसका मतलब क्या है? टू फ्लो। अब इसकी आप डेफिनेशन को देखते हैं। फिजिकली अगर देखें आप इसकी डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फिजिकल डेफिनेशन क्या है, वो कहता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। के number of the electric lines passing through certain area element is called electric flux through that area। इस चीज को आप नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। मैं अगर आप लोगों के मेरे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कि जी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं लेता हूँ तो मेरे पास जो है वो 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब मैं कोई भी सरफेस लेता हूँ, अगर मैं सरफेस रखता हूँ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नियर के, जहाँ पे इसके करीब रखता हूँ, क्लोज रखता हूँ, तो आपने देखा होगा कि मैंने रख दी है। इसका एरिया कितना है? सरफेस एरिया कितना है? ए। अब आप इसमें देखेंगे 1 2 3 4 चार इलेक्ट्रिक जो लाइंस हैं वो पास कर रही हैं, तो आप कहेंगे कि इसका फ्लक्स कितना है? 4। ऐसे ऐसे अगर आप इसको दूर लेके जाएं इससे, तो अगर मैं इसको इस जगह पे रखता हूँ एरिया को, जिसको मैंने बी का नाम दिया है, इसका एरिया एरिया को बी है, तो इसमें आप देखेंगे 1 और 2 सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास कर रही है। तो इसका मतलब है इसका फ्लक्स कितना होगा? 2 होगा। और इसका फ्लक्स कितना होगा? 4। और इसका फ्लक्स आपके पास कितना होगा? 2। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। थ्रू दैट एरिया, इस चीज को आप किस चीज का नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप नाम देते हैं। अगर इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को आप देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इसके अंदर वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या सिंपली आप इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड वेक्टर एरिया A। तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये आपके पास है वेक्टर एरिया, अगर इन दोनों का आप स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ले लें तो वो किस चीज के इक्वल होगा? वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। अगर मैं इस चीज को मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैथमेटिकली मैं लिखूंगा इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप या फ्लक्स को सिंपली आप डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर से। इसको आप नाम देते हैं फाई। फाई से आप इसको डिनोट करते हैं।
ये फाई आपके पास फ्लक्स को डिनोट करता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो फाई के सब्स्क्रिप्ट में आप किस चीज को लगा देंगे, फाई ई इज इक्वल टू के जी आपके पास डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट किस चीज के इक्वल आता है आपके पास, फ्लक्स के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर थोड़ा सा आप इस डॉट को रिमूव करें, फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपने इस चीज को देखा होगा कि जब डॉट को रिमूव करते हैं तो आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस लेके आते हैं। अगर मैंने इसको डॉट को रिमूव किया तो फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड मैग्नीट्यूड, साथ आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस और साथ में आपके पास एक एंगल आता है थीटा का। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपके पास है वो इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब जहां पे वो बताता है कि वेयर थीटा क्या है, इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। सपोज ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक आपके पास क्या है, फील्ड इंटेंसिटी है, और ये मेरे पास कोई वेक्टर एरिया आपके पास है, और इनके दरमियान जो क्या होगा, एंगल थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। अब इसके कुछ आप केसेस को देखते हैं कि जहां पे फ्लक्स मिनिमम होगा और कहां पे फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उससे पहले आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किन किन चीजों पे करता है। कि डिपेंडेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने देखनी है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। कुछ आपके पास फैक्टर्स होंगे। पहला फैक्टर आपके पास है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, उस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया आपके पास कितनी है। नंबर 2 पे वो डिपेंड करेगा एरिया ऑफ द सरफेस, के सरफेस की एरिया पे डिपेंड करता है। नंबर 3 पे ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस, के सरफेस की जो ओरिएंटेशन है उस चीज पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है। तीन फैक्टर्स आपके पास हैं कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ द सरफेस और ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस पे। अब आप देखते हैं इसके कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं। केसेस के अंदर सबसे पहले जो केस आपके पास है कि केस नंबर 1 जिसको आपने नाम दिया है कि मैक्सिमम फ्लक्स, के फ्लक्स आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जब एरिया परपेंडिकुलर हो किस चीज के, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इन दिस केस, इस केस के अंदर जो एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान और वेक्टर एरिया के दरमियान, वो कितने के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, मीन्स एन के दरमियान जो एंगल होगा वो एंगल किस चीज की इक्वल होगा, एंगल इक्वल टू 0 डिग्री। यह डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि जी आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ली है, इसके ऊपर आपने एरिया लिया है, ये आपके पास एरिया है, परपेंडिकुलर एरिया है। अगर इसका आप इसके ऊपर इसका वेक्टर एरिया लें तो ये आपके पास क्या होगा, वेक्टर एरिया होगा। ये आपके पास क्या होगा, वेक्टर एरिया। अब इसके अंदर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है और वेक्टर एरिया आपके पास है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल होते हैं तो एंगल आपके पास इक्वल टू क्या होता है, 0 डिग्री की इक्वल होता है। आगे वही आपने अभी एक डिफाइन किया है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वल होता है। अगर जहां डॉट को खत्म कर दें तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा को आप पुट करें किस चीज के, 0 डिग्री के, तो cos 0 आ जाएगा। cos 0 आपके पास किस चीज की इक्वल होता है, 1 के, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, ई
ए की इक्वल हो जाएगा, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? उस वक्त होगी जब जो एरिया है वो परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, या आप कह सकते हैं जो वेक्टर एरिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपस में क्या हूँ पैरेलल हूँ, तब आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा? मैक्सिमम हो। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में आपके पास जीरो फ्लक्स, आप कह सकते हैं या आपके पास जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? मिनिमम फ्लक्स होगा। मिनिमम फ्लक्स आपके पास कब होता है? व्हेन एरिया इज held parallel to the electrical intensity, then the electric flux is minimum. In this case angle is equal to 90 डिग्री। अगर मैं इसको डायग्राम में दिखाऊं, ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये आपके पास एरिया है। ये एरिया सरफेस एरिया आपके पास है। ये सरफेस एरिया और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये आपस में क्या है? पैरेलल है। लेकिन अगर इसका एरिया वेक्टर देखें तो वेक्टर एरिया और जो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इनके दरमियान जो एंगल है वो एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। कि जब एरिया सरफेस एरिया, जो सिंपली आप कह सकते हैं एरिया पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा। दूसरे वर्ड के अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या सिंपली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपस में 90 के एंगल पे हूँ, परपेंडिकुलर आपस में हूँ, तब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा, या इसको आप माप दे देंगे जीरो फ्लक्स का। वही आपने वैल्यू पुट की कि फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यहाँ पे फाई ई इज इक्वल टू, इसको आपने डॉट को खत्म किया, ई ए कॉस आ जाएगा। अब एंगल को आपने 90 के अंदर पुट करना है कि जो वेक्टर एरिया के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान एंगल आपके पास कितने का है? 90 डिग्री का। 90 पुट किया, cos 90 इक्वल टू किसके होता है? जीरो के। तो आपके पास ई ए जीरो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा? जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इस केस के अंदर आपके पास जो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कितना होगा? जीरो फ्लक्स। ठीक है। अब केस नंबर आप देखते हैं 3। केस नंबर 3 के अंदर व्हेन एरिया इज इंक्लाइन एट ए एंगल थीटा विद द लाइंस, कि जो एरिया आपके पास हो कुछ ना कुछ एंगल के पास हो, किसके साथ? लाइन के साथ। अगर मैं इसको डायग्राम में दिखाऊं कि व्हेन एरिया इज इंक्लाइन एट ए सर्टेन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, देन आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई, जहां पे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ई आ जाएगी। कि जी आपके पास एक इंक्लाइंड आपके पास प्लेन सरफेस लेते हैं जिसके अंदर ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास है, और ये आपके पास क्या है? वेक्टर एरिया है। इस वेक्टर एरिया के साथ एंगल कितना है आपके पास? थीटा का है। अब अगर सिंपली इसके देखें तो इसके लिए आप प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। अगर मैं जिसको जहां पर ड्रा करूं कि ये आपके पास ये आपके पास है और ये आपके पास क्या है? वेक्टर एरिया ए, इनके दरमियान एंगल क्या है? थीटा। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट ड्रा करूं ए के, तो जी एक के ए वाई आएगा, जिसका सेकंड कंपोनेंट ए एक्स। ए वाई इक्वल होता है ए साइन थीटा के, और ए एक्स होता है ए कॉस थीटा के। अब जो इसका प्रोजेक्शन लेना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सूरत में होगा ई डॉट प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ई, कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ई वो किस चीज की इक्वल होगा? वो होगा ए एक्स के। ए एक्स किस चीज की इक्वल होगा? ए कॉस थीटा के। तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या लिया हुआ है? ए कॉस थीटा। तो इसको नेक्स्ट लिखते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू ई, जहाँ पे ए कॉस के आ जाएगा उसका थीटा आ जाएगा। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू
ई ए cos थीटा की ई की मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड साथ में क्या आ जाएगा cos थीटा कि ये आपके पास उस वक्त होगा जब एरिया किसी ना किसी एंगल के साथ हो, किसके साथ, लाइंस के साथ। आगे आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट की बात की है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का। अगर ये एक स्केलर प्रोडक्ट है तो दो वेक्टर्स का एक स्केलर लें तो वो आपके पास क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपके पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके यूनिट को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट आपके पास है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स का स्क्वायर के आपके पास फार्मूला आता है ई ए, ठीक है, ई डॉट ए, ये आपके पास फार्मूला आपके पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ई का जो ई बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, न्यूटन पर कूलम आता है, इसका आता है मीटर का स्क्वायर। इसको सिंपली सॉल्व करें, न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलम का इनवर्स आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है किसी इसके वोल्ट मीटर के, वोल्ट मीटर के न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर इज इक्वल टू वोल्ट मीटर के। आगे जहां पे आपने एक टर्म यूज किया है वेक्टर एरिया की, कि वेक्टर एरिया क्या है। वेक्टर एरिया को मैं डिफाइन करूंगा, फिजिकल क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सरफेस एंड हुज डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। ये जिसकी डायरेक्शन आपके पास होती है डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड नॉर्मल के, और जिसकी मैग्नीट्यूड होती है इक्वल टू द एरिया ऑफ द सरफेस के, इस चीज को आप नाम देते हैं वेक्टर एरिया का। अगर मैं मैथमेटिकली इसको लिखूं तो एरिया ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस, जो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ सरफेस की इक्वल होती है, साथ में आपके पास जो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, उसको साथ जो ये आपके पास उसकी मैथमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगी, फॉर्म आ जाएगी। वेयर वो कहता है ए एन इज कॉल्ड वेक्टर एरिया एंड whose magnitude is a and this direction is along the direction of outward normal and cap to the surface। अगर मैं इसको डायग्राम के अंदर देखूं तो डायग्राम के अंदर ये आपके पास एरिया ऑफ द सरफेस है, एरिया ऑफ द सरफेस है, और ये इसके ऊपर क्या है, एक नॉर्मल है। तो जी आपने बात की है अभी वेक्टर एरिया की कि इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू द सरफेस एरिया होती है, इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू द सरफेस एरिया होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल जो आपके पास आता है, तो ये आपके पास किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एरिया। अगर मैं डाउनवर्ड लेता हूँ तो डाउनवर्ड में आपके पास क्या हो जाएगी, ये वेक्टर एरिया आपके पास इसके ऊपर आपने नॉर्मल ड्रा किया है, तो ये आपके पास किसकी डायरेक्शन होगी, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी। अब बेस यूनिट आप लें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो बेस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपके पास है किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड इनवर्स का 3 एम्पेयर का इनवर्स। ठीक है, कि अभी आपने बात की थी कि सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स होता है। आपको पता है कि 1 कूलम इज इक्वल टू 1 सेकंड 1 एम्पेयर की इक्वल होता है। ठीक है, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 सेकंड 1 एम्पेयर की इक्वल होता है। तो न्यूटन आपके पास पता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड के स्क्वायर की इक्वल होता है। इसको पुट करें किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर डॉट मीटर का स्क्वायर, इसके जगह कॉलम इनवर्स का इनवर्स 1 है, तो यहाँ पे सेकंड इनवर्स आ जाएगा, एम्पेयर इनवर्स आ जाएगा। ये सेकंड इनवर्स जाके नीचे सेकंड की पावर माइनस का 2 है, जो ऊपर जाएगा सेकंड की पावर माइनस का 3, एम्पेयर इनवर्स 7 आ जाएगा इसके। और ये मीटर का स्क्वायर 7 मीटर, मीटर का क्यूब ये किलोग्राम, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम। बेस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास किलोग्राम मीटर का क्यूब सेकंड इनवर्स का क्यूब ए इनवर्स आपके पास बेस यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इस आर्टिकल के अंदर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप जरूर दीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।